सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो अगेन कैसे हैं आप लोग? मतलब एक सीए स्टूडेंट से कभी नहीं पूछना चाहिए कि कैसे हैं, राइट? सो अगेन दिस इज सीए सानिध्य सराफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है अपना? ऑडिट। पूरा नाम बताओ। ऑडिटिंग एंड एथिक्स, राइट। तो जिस सब्जेक्ट का नाम है अपना ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो अगेन देखना बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट कि ऑडिटिंग एंड एथिक्स क्या है क्या नहीं है, क्या अपन पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट में। बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट पहले आई वांट टू नो योर व्यूज कि तुमने क्या सुना है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट हैव यू हर्ड अपने कलीग से, दोस्तों से? सीनियर से सुना है कि ऑडिटिंग इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये सुना हमने कि ऑडिट डिफिकल्ट होता है। क्या नाम है आपका? सारिफा। तो अगेन इनका कहना है कि ऑडिट क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ओके, ऐसा सुना है कि ऑडिट डिफिकल्ट होता है। और बताना क्या सुना है ऑडिट के बारे में? लो स्कोरिंग। तो अगेन यू हैव हर्ड कि ऑडिट में मार्क्स नहीं आते हैं, राइट? इट इज अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। और बताओ क्या सुना है? बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सिलेबस जो है काफी ज्यादा है। और शायद किसी ने थियोरेटिकल बोला था, या तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो पूरा का पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। और बताओ भाई क्या सुना है? इट हैज एप्लीकेशंस ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। ठीक है, आर्टिकलशिप में एप्लीकेशंस है। ओके तो डिफिकल्ट है, लो स्कोरिंग है, सिलेबस है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। देन अगेन इट्स ए थियोरेटिकल सब्जेक्ट एंड अगेन एप्लीकेशन। अगेन इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन थोड़ा बहुत आर्टिकलशिप के वक्त आता है। ठीक है, तो ऑडिट के बारे में जनरली जो परसेप्शन बना हुआ होगा वो यही बना हुआ होगा जो सुनते हुए आए होगे कि यार ऑडिट में मार्क्स वगैरह आते नहीं हैं और ऑडिट जो है बहुत ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट है एंड अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड यू नो क्वाइट डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स। तो जनरली आपने ऑडिट के बारे में ऐसा सुना होगा। तो नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट एक चीज मैं क्लियर कर दूं। स्टार्टिंग के 2 क्लासेस जो होंगे हमारे मिनिमम, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाला। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ सिंगल चैप्टर। मैं सिर्फ आपसे ऑडिट की बातें करने वाला हूं। ठीक है, तो अब जो सबसे पहले तुम्हारे कॉन्सेप्शन है वो सही है या गलत, पहले वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, राइट? तो अगेन आपने क्या सुना है कि ऑडिट थ्योरेटिकल है, ऑडिट डिफिकल्ट है, लो स्कोरिंग है, सिलेबस इज क्वाइट बिग। सिलेबस इज क्वाइट बिग, आई टोटली एग्री 200%। सिलेबस इज क्वाइट बिग, बट अगेन सिलेबस सिर्फ ऑडिट का कहां पर है? सिलेबस तो सीए में हर सब्जेक्ट का लेंथी है। इफ यू टॉक अबाउट लॉ तो लॉ हैज अ लेंथी सिलेबस। इफ यू टॉक अबाउट टैक्सेशन तो टैक्सेशन इवन हैज अ लेंथी सिलेबस, राइट? तो इफ यू टॉक अबाउट सीए करिकुलम तो सीए करिकुलम इज डिजाइंड इन ए वे दैट हर एक सब्जेक्ट अपने आप में लेंथी है। और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं कि जिसका बोल सकते हो कि सिलेबस माइक्रो है। किसी का थोड़ा ज्यादा लेंथी रहेगा, किसी का कम रहेगा, बट सिलेबस तो लेंथी है ही है, वो तो उपाय नहीं है कुछ भी। एंड इन एवरी सब्जेक्ट यू विल फेस दैट सेम थिंग, दैट यू नो सिलेबस इज गोइंग टू बी लेंथी। अब उसके बाद पार्टिकुलरली आपने सुना कि ऑडिट थ्योरेटिकल है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके पूरे सीए प्रोफेशन में, आपके पूरे सीए कोर्स में ऑडिट से ज्यादा प्रैक्टिकल और ऑडिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोई भी नहीं है इन योर इंटायर सीए करिकुलम। अगेन आपके दोस्त ने बोला कि इट हैज एप्लीकेशन ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। उन्होंने बहुत छोटा सा शब्द बोला। मैं आपको बताऊं तो अब मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि भाई इस बैच में जो भी जन बैठा है ना, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मतलब बन गया मतलब बनने वाला है। यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इस बैच में तो तुमको मान के चलना है फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो इस बैच का फर्स्ट अजम्पशन है कि यू आर गोइंग टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब चाहे हम आर्टिकलशिप की बात करें,
आर्टिकलशिप में सिर्फ ऑडिट का एप्लीकेशन नहीं है, आर्टिकलशिप में आप मेनली खाली ऑडिट ही करते हो। आर्टिकलशिप इज 70 to 80% ऑल अबाउट ऑडिट, नॉट ओनली आर्टिकलशिप। आप जब सीए बन जाते हो, सीए बनने के बाद उसके बाद यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप प्रैक्टिस में जाते हो या तो आप जॉब में जाते हो। एंड चाहे आप प्रैक्टिस में जा रहे हो या चाहे आप जॉब में जा रहे हो, अगर आप सीए वाले काम कर रहे हो, सीए वाले काम कर रहे हो मतलब अगर आप कुछ और ही काम कर रहे हो कि यार मैं तो मतलब बिजनेस करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, तो इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, मैं तो सिंगर बनूंगा, कुछ भी, तो अलग चीज है। बट अगर आप सीए वाले काम कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, 70% ऑफ द टाइम, मोस्टली 70% ऑफ केसेस में जो आपके लाइफ में काम आने वाला है या आप जो करने वाले हो वो है ऑडिट। मतलब आप बोल सकते हो दैट इन द केस ऑफ 70% ऑफ यू, जो भी सीए वाले काम करने वाले हैं, तो भाई तुम्हारा जो लाइफ का ब्रेड एंड बटर है ना, वो ऑडिट पे डिपेंड करने वाला है। इट्स टोटली गोइंग टू डिपेंड ऑन ऑडिट। एंड उसके आगे जो तुम डेजर्ट्स वगैरह भी ऐड करोगे ना, वो भी ऑडिट पे ही डिपेंड करेगा। इट्स गोइंग टू डिपेंड ऑन दिस वेरी सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आपको जो भी सब्जेक्ट्स करिकुलम में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अकाउंट्स, क्या सिर्फ सीए ही अकाउंटिंग का काम कर सकता है क्या? सीए के अलावा बाकी प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट लॉ, तो सिर्फ सीए ही लॉ का काम कर सकता है क्या? नहीं, रादर सीए को लॉ में प्रेफरेंस नहीं मिलता है। लॉ के अंदर इफ यू टॉक अबाउट देन अगेन कंपनी सेक्रेटरीज दैट गेट ए प्रेफरेंस, उसके बाद सीएस भी कर सकते हैं, बट जो प्रेफरेंस आता है वो सीएस वगैरह आता है वहां पे। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट लेट अस से टैक्सेशन, तो ठीक है, सीएस हैज ए अपर हैंड इन टैक्सेशन आल्सो, बट क्या सिर्फ सीए ही टैक्सेशन का काम कर सकता है क्या? नहीं, even the cost accountants, even the company secretaries, even the advocates, they can also work in the field of taxation. अगर हम बात करें फाइनेंस, तो कि सिर्फ क्या सीए ही फाइनेंस का काम कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। अगेन फाइनेंस की फील्ड में हमसे ज्यादा प्रेफरेंस सीएफएस को दिया जाता है और एमबीएस इन फाइनेंस फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स को दिया जाता है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑडिट, तो पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही प्राणी है जो ऑडिट कर सकता है, एंड वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बोला मैंने? चार्टर्ड अकाउंटेंट। पूरे विश्व में, पूरे भारत में अगर कोई बंदा ऑडिट कर सकता है तो एक ही बंदा है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमारा एक्सक्लूसिविटी किसमें है? ऑडिट में। ऑडिट के अलावा किसी भी चीज में हमारा एक्सक्लूसिविटी नहीं है, हर जगह हमें शेयर करना है। बट ऑडिट इज समथिंग जिसमें हमारा मोनोपली है, जिसमें हमारा मोनोपली था, मोनोपली है और मोनोपली रहने वाला है। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करें, तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज फार एज सीए करिकुलम इज कंसर्न? ऑडिट, राइट? ऑडिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज फार एज सीए करिकुलम इज कंसर्न। बट डिलेमा ये है, आयरनी ये है कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑडिट, बट सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट अगर कोई है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में, तो वो भी ऑडिट ही है। बिकॉज सबसे पहली चीज तो आप ये समझते हो सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, जबकि द थिंग इज सब्जेक्ट इज नॉट थियोरेटिकल, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल। यस, प्रॉब्लम क्या है हमारे सिलेबस में कि इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज चाहिए होता है, और क्योंकि इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज चाहिए होता है, बोल के अपने को थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लर्न करना पड़ता है। बोलकर हम बोल सकते हैं कि इट इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच हैज ए थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, राइट? तो वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका क्या है? थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरी चीज, लगता है कि यार ऑडिट में मार्क्स नहीं आ रहे, ऑडिट डिफिकल्ट है। आपको मैं एक चीज बता दूं, ऑडिट में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। सबसे पहली चीज, ऑडिट में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, लेकिन इसका मल्टीपल रीजंस हैं कि ऑडिट में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। पहले इस चीज को समझो। मान लो आपके जो भी कलीग ने, जो भी दोस्त ने कहा होगा कि ऑडिट में मार्क्स नहीं आते यार, उससे खाली एक चीज पूछना कि तू एक चीज बता, मान लो सपोज लेटर से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं, अकाउंट्स।
तो भाई तू ये बताना कि अकाउंट्स में तूने पूरे अपने सीए करिकुलम में कितना टाइम डिवोट किया। तो मान के चलो एक बच्चा कम से कम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 200 घंटे तो क्लासेस में लगता है, ठीक है। 200 घंटे क्लासेस के साथ कम से कम 200 घंटे तुम्हारे रिविजन्स में भी लगते हैं, और उसके बाद तुम्हारे सेल्फ रिविजन्स ये वो हर चीज मिला के, मतलब तुमको लोअर साइड में बता रहा हूं मैं, ये लोअर एंड में कम से कम तुमको लगता है 700 से 800 आवर्स के बीच। मतलब एक बच्चा जो अकाउंट्स में टाइम डिवोट करता है वो मिनिमम कितना करता है, 700 से 800 घंटे के बीच, और तुमको ये मैं मिनिमम एंड में बता रहा हूं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ऑडिट, अब पूछना ऑडिट में कितना टाइम दिया था, तो भाई वो बोलेगा क्लास अगर किया था तो क्लास किया था, क्लास के साथ कितना रिवीजन किया था, क्लास के साथ भी थोड़ा मोड़ा रिवीजन किया था, उसके बाद तो कभी ऑडिट की नहीं थी, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लिया था। एंड ऑडिट में एवरेज में एक बच्चा, अब देखना यहां मैं मिनिमम नहीं बता रहा, यहां मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, यहां मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। एवरेज में जो बच्चा टाइम डिवोट करता है, मान लो लेट अस से 250 घंटे, 250 घंटे, अकाउंट्स का मान के चल रहा हूं मैं 750 आवर्स, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज में एक बच्चे ने अकाउंट्स में कितना टाइम डिवोट किया, 750 आवर्स। ऑडिट में कितना टाइम डिवोट किया, 250 आवर्स। ये सच्चाई है सीए करिकुलम का, ठीक है। जबकि ऑडिट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंड एक चीज और बता दूं, ऑडिट इज द ओनली सब्जेक्ट इन योर एंटायर कोर्स, इंटर में जो पढ़ोगे फाइनल में 40% सिलेबस एज इट इज सेम मिलेगा। अगर आप मुझसे आज इंटर ऑडिट की तैयारी अच्छे से कर लेते हो, मैं आपको लिख के दे देता हूं, किसी भी फाइनल के पेपर को उठा लेना, 40 नंबर तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ऑडिट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जहां इंटर और फाइनल का तुमको सिलेबस पूरा सेम मिलेगा, 40 to 50% सिलेबस सेम मिलेगा। खाली वहां कुछ नए टॉपिक्स ऐड होंगे, चीजें अपग्रेड होंगी, एप्लीकेशन पूरा सेम मिलने वाला है। मतलब सोच के देख सकते हो तुम कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन हमने यहां पे क्या किया, ऑडिट के साथ फुल ऑन भेदभाव। अब मार्क्स कितने आते हैं, क्या देश के हर बच्चे को अकाउंट्स में एग्जामिशन आता है क्या, नहीं, देश के हर बच्चे को तो नहीं आता। तो मान लो अकाउंट्स में एवरेज मार्क्स लैडर से 55 मान लेते हैं, 55, और ऑडिट में मान लो एवरेज मार्क्स हम लोग मान लेते हैं 35। मैं तो ये मान रहा हूं कि एवरेज में बच्चा पास नहीं हो रहा, एवरेज में बच्चा पास नहीं हो रहा, तो एवरेज में मान लेते हैं 35। अब आप देखो भाई, सीए के स्टूडेंट हो, समझदार हो, 250 घंटे लगाकर कितने मार्क्स सिक्योर किए आपने, 35, और वहां 750 आवर्स लगाकर कितने किए, 55। तो डू यू रियली थिंक कि आपको ऑडिट में मार्क्स कम आए हैं? एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है दैट आप ऑडिट को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हो, आप ऑडिट को टाइम नहीं देना चाहते हो। आपने माइंड में बना लिया कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को टाइम कम देना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑडिट आपका एक कोर सब्जेक्ट है, not only in CA inters, in your CA finals, it is one of the core subjects and it is one of the biggest reason कि बच्चों के attempt पे attempt और attempt के attempt लगते जाते हैं, बट उसके बाद भी आप ऑडिट में टाइम नहीं देना चाहते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम ऑडिट में भी उतना टाइम दो जितना अकाउंट्स में दे रहे हो, बट भाई इतना तो दोगलापंथी मत करो, इतना तो भेदभाव मत करो। एटलीस्ट वहां 750 आवर्स दे रहे हो, 800 घंटे दे रहे हो, तो एटलीस्ट आधा, एटलीस्ट उसका हाफ तो दे दो। तुम तो पूरे 1/3 में आ गए। एक चीज, दूसरी चीज कि ऑडिट क्यों टफ लगता है अपने को, या ऑडिट में क्यों मार्क्स नहीं आते, तो यार ऑडिट ना हमें पढ़ने का तरीका नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू स्टडी ऑडिट, एंड ऑडिट अपने को समझ नहीं आता। मतलब काफी बच्चों का ये कहना होता है कि सर ऑडिट ना अपने को समझ नहीं आता, कि ऑडिट अपने को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्या था ऑडिट समझ ही नहीं आया। और स्पेशली बच्चों का एक फीडबैक आता है, बच्चों का कहना होता है सर वो आईसीए का लैंग्वेज तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, क्या लिखा है उस लैंग्वेज में कुछ पल्ले नहीं पड़ता, पता नहीं क्या लिखा होता है वो मॉड्यूल के लैंग्वेज में, बिल्कुल सर के ऊपर से जाता है। तो द थिंग इज दैट कि बच्चों का क्या रहता है कि यार अपने को ऑडिट समझ में नहीं आया, और ऑडिट पढ़ने का जो तरीका है वो बच्चों को पता नहीं रहता कि ऑडिट पढ़ना कैसे है। सो दैट इज अनदर थिंग कि जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते। तो भाई ऑडिट तुमको समझ में आ जाए, गारंटी मेरी है।
ऑडिट पढ़ने का तरीका, सही तरीका, बेस्ट तरीका प्रोवाइड करना, वो गारंटी मेरी है। लेकिन मुझे तुमसे क्या चाहिएगा, मुझे तुमसे चाहिएगा कि यार इस सब्जेक्ट को थोड़ी सी क्या दे दो, इज्जत दे दो। इस सब्जेक्ट को थोड़ी सी इज्जत दे दो जो ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है। बिकॉज पार्टिकुलरली याद रखना, एक बच्चा सीए में अकाउंट्स के लिए फेल नहीं होता, एक बच्चा सीए में ऑडिट के लिए ही फेल होता है। एंड रियल लाइफ के अंदर भी ये वो सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली आपका बैकबोन बनने वाला है, आपका ब्रेड एंड बटर बनने वाला है। तो यहाँ पे आपका एकेडमिक्स जितना अच्छा स्ट्रांग होगा ना, उतना आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीजें इजी होंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके लिए थोड़ा सा इंसाइट रहेगा। क्लियर है? तो दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही चीजों में। अब देखिएगा पार्टिकुलरली जो हमारा अप्रोच रहने वाला है, अभी मैं फिलहाल इस चीज में नहीं आ रहा कि ऑडिट क्या है क्या नहीं है, अभी स्टार्ट करेंगे। एक बार सब्जेक्ट के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट के मतलब पे आएंगे और फिर धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यार ऑडिट पढ़ने का जो अपना अप्रोच है वो क्या रहने वाला है। तो क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू फॉलो एन अप्रोच, एंड ये जो अप्रोच है, बिलीव मी, ये जो अप्रोच है अगर अपने शिद्दत के साथ, अपने ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ इस अप्रोच को पकड़ लिया ना, तो ऑडिट में फेल होना छोड़ दो, ऑडिट में तुम एग्जाम्पशंस लेकर आओगे। और ऑडिट में सिर्फ एग्जामिशन से नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इसी बैच में से आप लोगों के बीच में ही ऑल इंडिया हाईएस्ट भी ले आए वहां पे, कोई बड़ी बात नहीं है। 80+ भी आ जाए, ऑल इंडिया हाईएस्ट भी आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है अगर आपने उस अप्रोच को पकड़ लिया। ठीक है? सीए फाइनल के अंदर आज तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पार्टिकुलरली हैव गाइडेड कि यार ऑडिट में 40 नंबर नहीं आ रहा था, बट फ्रॉम दैट दे हैव इंक्रीज द मार्क्स एंड 30 25, इस लेवल से भी दे हैव इंक्रीज टू 60 70 75। तो प्रैक्टिकली मार्क्स लाना तो पॉसिबल है, बट थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। बिना मेहनत किए तो काम चलने वाला है नहीं, बिकॉज आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हो, सीए का एग्जाम दे रहे हो, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड ये जो सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, ये सीए का कोर पेपर है, ये सीए का कोर पेपर है, तो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस इस सब्जेक्ट को लेकर आपसे बहुत हाई होती है। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आती है, ये सब्जेक्ट आप जिंदगी में पहली बार कर रहे हो। अगर अकाउंट्स की भी बात करें तो यू हैव दैट बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी फ्रॉम क्लास 11, तब से डेबिट क्रेडिट पढ़ते हुए आ रहे हो, अब बस चीजों को अपग्रेड किया है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आप जिंदगी में कब पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हो, पहली बार पढ़ने वाले हो, आपने कभी भी इससे पहले ऑडिट नहीं किया है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा ऑडिट को ज्यादा इज्जत दें, एटलीस्ट ड्यूरिंग द क्लासेस। क्लासेस के बाद कैसा करना रहेगा, क्या करना रहेगा, वो सब कुछ मैं गाइड करूंगा, लेकिन एटलीस्ट ड्यूरिंग द क्लासेस तुमको क्या करना है, ऑडिट को थोड़ा सा ज्यादा इज्जत देना है। सो दैट इज वन प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम यू। अब देखना जो अप्रोच अपन यूज करने वाले हैं इन द क्लास, दैट इज गोइंग टू बी सीपीआई अप्रोच, सीपीआई। अब सीपीआई क्या हो गया, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है? अब कॉन्सेप्ट्स में भी अगर हम बात करें ना, कॉन्सेप्ट्स में हम किन लेवल्स पे काम करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को करना है अंडरस्टैंड। क्या करना है, कॉन्सेप्ट को करना है अंडरस्टैंड। एक चीज बता दूं मैं, काफी बच्चों की क्या रहता है पता है, अरे सर समझ तो आ गया सर, अब पार्टिकुलरली मैं बता रहा हूं, काफी जगह तो ऐसी होती है ऑडिट के अंदर, काफी सारे क्लासेस बोल लीजिए आप, या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो कहीं कहीं कोचिंग्स ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं अपनी क्लासेस की भी बात करूं तो वहां बच्चे बच्चे आके बोल रहे होते हैं सर समझ तो सब आ रहा है, सर समझ तो सब आ रहा है, लेकिन सर अभी 100% याद नहीं हो रहा, अभी 100% याद नहीं हो रहा। तो भाई जीवन में पहली बार तुम किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, वो सीए का कोर सब्जेक्ट है, प्लस मैं पढ़ाते वक्त कहीं भी इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं, बिकॉज इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज अपने को चाहिए ही चाहिए अगर अपने को अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो तुम सोचो कि एक बार में याद हो जाए, नहीं होगा, टाइम लगेगा। सीए इंटर का बच्चा फाइनल पहुंच जाता है, इंटर का एग्जाम क्लियर कर लेता है, फाइनल में दोबारा कोचिंग लेता है, तब भी सेम कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट होते हैं, तब भी ऐसा नहीं है कि फाइनल के बच्चे को सब कुछ याद रहता है, नहीं रहता है। तो थिंग्स टेक्स टाइम, है ना?
तो सबसे पहले क्या करना है याद रखना, सबसे पहले जो तुम्हारा मूल मंत्र है कि सबसे पहले अपने को ऑडिट को समझना है, ऑडिट को अंडरस्टैंड करना है। आप क्या करोगे, पहले ऑडिट को समझोगे, उसके बाद धीरे धीरे ऑडिट से दोस्ती करोगे, और फिर क्या करोगे, ऑडिट से प्यार करोगे। तो 3 स्टेजेस में ऑडिट को पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, समझना है, फिर क्या करना है, दोस्ती करनी है, और फिर क्या करना है, प्यार करना है। बिना समझे बिना दोस्ती किए प्यार करोगे तो ब्रेकअप जल्दी हो जाएगा, तो वो चीज नहीं करना है। तो वो तीनों स्टेजेस अपने मूव करना है। तो पहले समझना है। अब देखो भाई, समझ के खाली कुछ भी नहीं होगा, समझ के खाली कुछ भी नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू गेट एग्जम्पशन इन ऑडिट। Understanding, believe me, is only going to get you help you to get maybe 30, 35 और 40 marks in audit. तो अब उसके ऊपर जाना है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को रिटेन करने होंगे। तो अपन काम करेंगे रिटेंशन पे। क्या काम करेंगे, रिटेंशन पे, कि कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कैसे करना है। अब कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कैसे करना है, उसके लिए काफी सारे स्पेशल टेक्निक्स है जो अपन क्लास में यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज सेवरल स्पेशल टेक्निक्स इन द क्लास, कि कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कैसे करना है। एंड ऑब्वियसली चीज है यार, अल्टीमेटली मैं तो तुमको गाइड कर सकता हूं, अल्टीमेटली पार्टिकुलरली मेहनत तो तुमको करनी है वहां पे। दैट इज समथिंग कि वो तो तुमको करना ही होगा, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ना। तो रिटेंशन के अंदर पार्टिकुलरली स्पेशल टेक्निक्स अपन यूज करेंगे। जैसे पूरे ऑडिट में एक स्पेशल टेक्निक अपन यूज करते हैं, दैट इज हिंग्लिश। हिंग्लिश, तो एक स्पेशल टेक्निक अपन यूज करेंगे हिंग्लिश, दैट इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, जिससे काफी हद तक क्या होता है कि चीजें अपने को याद होना शुरू होती हैं। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे, जो आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज करते होगे, मेमोरी टेक्निक्स। ठीक है, तो मेमोरी टेक्निक्स अगेन वी आर गोइंग टू यूज। बट मेरे मेमोरी टेक्निक्स जो भी होंगे, आप देखोगे कि पार्टिकुलरली अगर मेमोरी टेक्निक यूज कर रहे हैं, एदर इट हैज टू बी इफेक्टिव तब यूज करना है, वरना फालतू में यूज नहीं करना है। फालतू में यूज नहीं करना है, बिकॉज जबरदस्ती का कुछ भी मेमोरी टेक्निक बना बना के दे दिया तो अल्टीमेटली वो बच्चे के लिए ना और बर्डन सब बन जाता है। तो वो चीज अपने को नहीं करना है। मेमोरी टेक्निक जहां इफेक्टिव हो, जहां जितना लिमिटेड वे में हो सके। उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्लास के अंदर यूज करेंगे सर्टेन स्टोरीज, एंड साथ ही साथ एक पार्टिकुलर फ्लो को डेवलप करके, चीजें याद करने की कोशिश करेंगे। एंड द लास्ट थिंग जो आप बोल सकते हो, मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं टू क्रैक द ऑडिट सब्जेक्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस क्लिप्स। वॉइस क्लिप्स जो आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं टू क्रैक द ऑडिट सब्जेक्ट। अब ये वॉइस क्लिप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो मैं तुमको ये बोलूंगा कि ठीक है यार, ऑडिट खत्म हो गया अपने क्लासेस का, अब एग्जाम तक तुमको रेगुलर ऑडिट पढ़ते रहना है। मैं तो तुमको बोल के चला जाऊंगा, बट सच्चाई ये है कि तुम वो चीज कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे और भी ऑब्लिगेशंस हैं। मेरे लिए तो इजी था, मैं बोल के चला गया बेटा करना है, ऑडिट करना है, करना है, करना है। अरे भाई तुमको बाकी सब्जेक्ट भी तो देखने हैं, बाकी सब्जेक्ट की भी तो कोचिंग्स हैं। तो प्रैक्टिकली इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि तुम क्या कर सको, रेगुलर बेसिस में वहां पे ऑडिट कर सको। अब ये वॉइस क्लिप का टेक्निक क्या है, कोई भी चैप्टर, मान लीजिए क्लासेस में हमने किसी चैप्टर में 6 से 7 घंटे लगाए हैं, तो वो 6 से 7 घंटे का जो चैप्टर होगा उसका मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का एक वॉइस क्लिप दूंगा। और वो जो 10 से 15 मिनट का वॉइस क्लिप होगा, आपको क्या करना है, बैच के वक्त भी बैच के बाद भी, ठीक है, बैच के वक्त भी बैच के बाद भी, भले आप बाकी सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है, भले आपको ऑडिट के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपने क्या करना है, आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम है, जिस समय आप फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको उसको यूज करना स्टार्ट करना है वॉइस क्लिप सुनने के लिए। जैसे कि आपका ट्रैवलिंग का टाइम, तो क्या करना है, ट्रैवलिंग में ईयरफोन डालना है और वॉइस क्लिप सुनना है। ठीक है, उसके बाद सुबह उठते हो, अब उसके बाद प्रैक्टिकली मान लो आप वॉशरूम जा रहे हो, यस, सीएस स्टूडेंट के लिए एक एक सेकंड प्रीशियस है, एक एक मिनट प्रीशियस है। इवन दैट पार्टिकुलर टाइम जस्ट एक स्पीकर ऑन करो, स्पीकर के अंदर एंड वॉइस क्लिप को प्ले कर दो। ठीक है, उसके बाद
आप मान लीजिए लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो अगेन साथ में क्या कर लो, वॉइस क्लिप चला लो। यू आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, तब तक आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यू आर ईटिंग लंच, आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यू आर ईटिंग डिनर एंड आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड सबसे बढ़िया टाइम, अब देखो भाई, काफी बच्चों की शिकायत होती है कि सर रात को हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं होती, या सुबह क्लास सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ लें, बट तब भी सुबह उठ के पढ़ना नहीं होता, रात को नींद आने में लेट हो जाती है। तो बेस्ट तरीका है भाई, रात को जब नींद ना आ रही हो, वॉइस क्लिप चला लो। या तो तुम अपने सिलेबस को, सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कर लोगे बढ़िया से, और या तो जो नींद नहीं आ रही थी वो मस्त वाली नींद आ जाएगी वहां पे एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब बिलीव नहीं करोगे आप, ये जो वॉइस क्लिप का टेक्निक है, इसने कितने सारे सीए स्टूडेंट्स का लाइफ चेंज किया है, यू कैन नॉट बिलीव इट। आपको मैं एग्जांपल दूं, अभी जैसे आज घाटकोपर के बैच के लिए मैं जस्ट निकला, अंधेरी से निकला, मेट्रो में बैठा, तो बगल में जो स्टूडेंट आके बैठा एंड ही वाज लाइक कि अरे सानिध्य सर, आपकी वॉइस क्लिप्स को यूज कर करके सर ऑडिट एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद मैं बात करूं तो थाने के अंदर ही एक स्टूडेंट है, शी इज ए 50 ईयर्स ओल्ड लेडी, उसका जो उनका जो इंटरव्यू है वो भी यूट्यूब चैनल में मेरा रखा हुआ है। उसके कम से कम 10 साल तक सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ ऑडिट। 10 years 10 years she was not able to clear the CA final exams because of audit. And again इंटरव्यू के अंदर भी उसने क्लियर कर मेंशन किया कि सर क्लासेस वगैरह ठीक है, आपका क्लासेस लिया ये वो तो ठीक है, बट सर उसके बाद जो वॉइस क्लिप की टेक्निक थी, और सर आपने जो वॉइस क्लिप का टेक्निक दिया था वो जो सुनना स्टार्ट किया, तो ऐसा लगता था कि एग्जाम के अंदर भी आई एम एबल टू हियर दोज वर्ड्स। तो वो जो टेक्निक है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, पार्टिकुलरली द टेक्निक ऑफ वॉइस क्लिप। कोविड से पहले लाइक आई स्टे इन गुवाहाटी, ठीक है, तो मुंबई 2016 में सीए बना था, तब आई शिफ्टेड टू मुंबई। 3 साल आई वॉज इन मुंबई, उसके बाद अगेन आई वेंट टू माई होम टाउन गुवाहाटी, एंड दोबारा से भी आई हैव शिफ्टेड टू मुंबई। तो बीच में जब मैं गुवाहाटी में था, कोविड से पहले वाला टाइम, तो हमारे वहाँ पे ना एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, सो आई वॉज जस्ट ईटिंग द फूड, वहाँ एक फैमिली बैठी हुई थी। सो बेसिकली वन लेडी विथ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो अचानक से वो लेडी आई कि आप सानिध्य सर हो, एंड लाइक आई एम फ्रॉम गुड़गांव, यहाँ पार्टिकुलरली वो कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आए थे। एंड इट वाज लाइक कि सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देखा भी नहीं आपको, मेरे हस्बैंड ने आपको आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई कैसे किया सर? आपको देख कर नहीं, आपकी वॉइस सुन के, बिकॉज पूरे दिन मेरे घर में स्पीकर में आपका वॉइस क्लिप चलते रहता है। एंड हर हस्बैंड केम एंड सेड कि सर पार्टिकुलरली पूरे दिन आपका वॉइस क्लिप चलता रहता है घर पे, जब वो किचन पे होती है तो आवाज सुनते ही समझ में आ गया, अरे ये तेरे सर है। तो तुम सोच के देखो। एंड अगेन उसने भी काफी टाइम के बाद अपना एग्जाम क्लियर किया। मतलब ये कुछ इंस्टेंसेस हैं, ऐसे हजारों इंस्टेंसेस हैं, हजारों। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनों को याद रह जाते हैं, दिमाग में बैठ जाता है, मतलब बस जाता है, जहां पे तुम सोचो कि ये वॉइस क्लिप कितनी तरीके से हेल्पफुल रहा, किस तरीके से हेल्पफुल रहा। तो मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि भाई तुमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, कि तुमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, और तुम एक कमिटमेंट दो मुझे कि सर ये वॉइस क्लिप को हम अपना एक डेली रूटीन का पार्ट बनाने वाले हैं। जैसे होता है ना यार कि हम दिन में ब्रश तो करेंगे, सुबह हम सुबह ब्रश तो करेंगे ही करेंगे, कंपलसरी है यार, ब्रेकफास्ट तो करना ही है, लंच तो करना ही है, उसी तरीके से वॉइस क्लिप तो सुनना ही है। और आपको सिर्फ 15 दिन करना है, 15 दिन आप कर लोगे तो आप वॉइस क्लिप सुने बिना रह नहीं पाओगे, ये गारंटी है। एंड नॉर्मली जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट के भी वॉइस क्लिप खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज सच ए इफेक्टिव टेक्निक। तो ये जो वॉइस क्लिप है, इसको आपको रेगुलर बेसिस में क्या करना है, यूज करना है। दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ रामबाण। तो अपन कॉन्सेप्ट में काम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट में काम करने के बाद अपन काम करेंगे प्रेजेंटेशन में, पी फॉर प्रेजेंटेशन। एक रीजन कि भाई ये सीएस स्टूडेंट को मार्क्स नहीं आते, वो है उसका प्रेजेंटेशन। बिलीव मी, आपका जो प्रेजेंटेशन है, मतलब मोस्टली ओवरऑल एक एवरेज की बात कर रहा हूं, मोस्टली आपका जो प्रेजेंटेशन है 70 to 80% ऑफ सीएस स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंटेशन है, दैट इज नॉट एवरेज, दैट इज मच बिलो एवरेज।
आपको आंसर्स लिखना नहीं आता है। एंड सबसे दुख भरी बात यह है कि ना आपको आंसर्स लिखना आता है, ना आपको कोई आंसर्स लिखना सिखाता है, ना आप आंसर्स लिखने में काम करते हो। एंड पार्टिकुलरली आपका जो आंसर राइटिंग है वो सी एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करता है। और याद रखिएगा ये चीज, इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टूडेंट पेपर नहीं लिख रहा है, एक प्रोफेशनल पेपर लिख रहा है। एंड दैट इज द एक्सपेक्टेशन द इंस्टीट्यूट हैज फ्रॉम यू। मगर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना खराब है, इतना खराब है कि सीए फाइनल के बच्चे मेरे पास पेपर सबमिट, अभी पिछले एक महीने में कम से कम मैंने 100 पेपर्स चेक किया है। जब बच्चे सर्टिफाइड कॉपीज देते हैं कि सर प्लीज देख लीजिए एक बार, कुछ कमी तो नहीं है, वो प्रेजेंटेशन आप सोच के देखो फाइनल के बच्चों तक का इतना खराब रहता है कि क्लास 11-12 के बच्चे के प्रेजेंटेशन के स्तर से भी ज्यादा खराब होता है उनका, बिकॉज वो सीए में घुसने के बाद राइटिंग की हैबिट छोड़ दी होती है उन्होंने। सो प्रेजेंटेशन इज समथिंग कि यार यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो प्रेजेंटेशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सीरियसली वर्क अपॉन। एंड उसके बाद होता है इंटरलिंकिंग। सीए कोर्स के अंदर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है इंटरलिंकिंग स्किल्स में काम करना। इंटरलिंकिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है कि पार्टिकुलरली अब आप सीए कोर्स में हो, अब जब सीए कोर्स के अंदर आप ऑडिट या लॉ पढ़ते हो ना, तो कोई भी दो टॉपिक आइसोलेशन में नहीं होता, टॉपिक्स के बीच ना इंटरलिंकिंग होती है, टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब वो टॉपिक्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, उनका बीच में किस तरीके से इंटरकनेक्शन होता है, वो चीज भी तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट पार्टिकुलर इंटरलिंकिंग एक्सपेक्ट इज समथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज द मॉडल दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द क्लासेस, ठीक है ना, सीपीआई मॉडल। अब देखिएगा वेट ऑडिट का पेपर पैटर्न क्या है, ये है वो है, वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव खाली एक है कि 2 से 3 दिन जितना भी टाइम लगे, चाहे 2 क्लास लगे चाहे 3 क्लास लगे, पार्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, अपने को अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। चैप्टर्स का मुझे टेंशन नहीं है, चैप्टर्स आराम से अपना उसके बाद करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने में 1 घंटा लेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो चैप्टर तो तुम ऐसे ही कर लोगे, लेकिन फाउंडेशन वीक रह गया तो पूरे ऑडिट में तुम हिलने वाले हो। सो अपना मेन टारगेट है स्टार्टिंग में फाउंडेशन को स्ट्रांग करना, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताना, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। यानी यहां पे 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक ऑडिटिंग एंड एक एथिक्स। तो सबसे पहले ऑडिट होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय ऑडिट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। अब मुझे एक चीज बताना, आप में से कितने लोग हैं यहां पे जो किसी ना किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, बताना कौन से कंपनी का शेयर होल्ड करते हो। टाटा, ओके भाई, टाटा का शेयर बहुत होल्ड कर रहे हैं यार आज, घाट मतलब वो घाट के ऊपर बैच में भी टाटा का शेयर होल्ड किया हुआ था। और ठीक है, म्यूचुअल फंड बहुत सारे। और बताओ कौन सी कंपनी का शेयर होल्ड किया हुआ है, बजाज, ओके बजाज का शेयर होल्ड किया हुआ है। एनीवन जिसने, रिलायंस, मतलब मेरा फेवरेट कंपनी है, तो आई वाज वेटिंग फॉर द एग्जांपल कि ठीक है यार रिलायंस का शेयर किसने होल्ड किया, क्या नाम है, यश। तो देखना भाई, यश ने रिलायंस का शेयर होल्ड किया हुआ है, यश ने यहां पे रिलायंस का शेयर होल्ड किया हुआ है। तो भाई रिलायंस लिमिटेड का मालिक तुम्हारे बीच बैठा हुआ है, रिलायंस का ओनर तुम्हारे बीच बैठा है, रिलायंस का मालिक। शेयर पार्टिकुलरली ओनर कौन होता है कंपनी का, द शेयर होल्डर, जो कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है। तो रिलायंस का मालिक तुम्हारे बीच बैठा है, यश। वो अलग बात है कि वो 0.0% समथिंग कुछ मालिक होगा, लेकिन है तो मालिक ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सोचो, रिलायंस का मालिक यश यहां बैठा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है बेचारे के पास कि वो जाके रिलायंस के अफेयर्स को मैनेज कर सके, क्योंकि वो तो यहाँ क्लासेस में बिजी है ना, वो तो यहाँ पे ऑडिट की क्लासेस ले रहा है, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो रिलायंस के अफेयर को क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो बोलकर यश ने, और यश जैसे जितने हजारों मेंबर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने बिहाफ में लोगों को अपॉइंट किया।
उन लोगों ने अपने बिहाफ में क्या किया, लोगों को अपॉइंट किया कि भाई अपने पास टाइम नहीं है बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करने का, और ना ही अपने पास नॉलेज है, ना अपने पास टाइम है, ना अपने पास नॉलेज है, तो हमारे बिहाफ पे बिजनेस के अफेयर्स को तुम लोग मैनेज करो। और उन लोगों का नाम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन लोगों का नाम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो एक है रिलायंस में शेयर होल्डर्स, एक है रिलायंस में शेयर होल्डर्स, बहुत सारे छोटे मोटे लोग, बहुत सारे लोग यहां वहां जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, और जिनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स, जिनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। अब पार्टिकुलरली इनके बिहाफ में कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनके बिहाफ में कंपनी को मैनेज कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब शेयर होल्डर्स ने क्या बोला, शेयर होल्डर्स ने ये बोला तुम लोग बिजनेस करो, और जो भी नफा नुकसान होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, तो जस्ट इन्फॉर्म अस कि व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट इन्फॉर्म अस कि व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉपर उस चीज का इंफॉर्मेशन बनाओ कि भाई कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। प्रॉफिट हुआ तो उसको हमारे बीच बांट देना, और लॉस हुआ तो वो हम आपस में बांट लेंगे। लॉस हुआ तो हम लोग बियर कर लेंगे अपने अपने शेयर में, और प्रॉफिट हुआ तो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, अब सोचो जो रिलायंस की मैनेजमेंट है, अब रिलायंस की मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर शेयर होल्डर्स के सामने रख दिए, और बोला कि दिस इज द स्टेट ऑफ आवर, दिस इज द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ आवर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, दिस इज द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ आवर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब तुम मुझे एक चीज बताना, क्या ये जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये बिलीव कर लेंगे क्या? बिलीव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि अरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने बनाया, तुमने प्रेजेंट कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमने बनाया, तुमने प्रेजेंट कर दिया, हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे भरोसा करें? कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके, जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके एक बार बता दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अगर कोई बंदा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके बता देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो इन दैट सिचुएशन हम मान लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो अब रिलायंस कहती है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुकेश अंबानी साहब कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे वहां वो एक राम बाबू है, हमारे वहां एक राम बाबू है, 11th-12th में अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स भी आए थे, 11th-12th में अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स भी आए थे भाई, प्रॉपर जर्नल एंट्री भी पास करना आता है, लेजर भी बनाना आता है, सब कुछ करना आता है। तो वो जो राम बाबू हैं उनको बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लो, और राम बाबू चेक करके बता देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो अब राम बाबू ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके तुमको बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। बताओ राम बाबू पे भरोसा करोगे या नहीं करोगे? अब भी भरोसा नहीं करोगे। अब क्या दिक्कत है? अब रिलायंस परेशान कि अरे राम बाबू पे भी भरोसा नहीं कर रहे, क्या करें? तो बोला कि देखो, जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो हाईली क्वालिफाइड हो, जिसको बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज हो, जिसको बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज हो, जो बहुत ही स्मार्ट समझदार बंदा हो, सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं, उसको हर चीज की नॉलेज हो, उसको हर चीज की नॉलेज हो, उसको हर एरिया की नॉलेज हो। ऐसा बंदा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा और कह देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तब हम मान लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब ऐसे बंदे को कहां से लेके आए? तो भारत सरकार ने बोला पूरे देश के अंदर वो एक ही ऐसा प्राणी है जो इतना ज्यादा नॉलेजेबल है कि वो अगर कंपनी के अकाउंट्स को चेक करके बोल दे कि कंपनी के अकाउंट्स अच्छे बने हैं तो हम मान लेंगे। और उस व्यक्ति का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या नाम है उस व्यक्ति का? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अपनी कॉलर ऊंची करके बोल सकते हो भाई, उस व्यक्ति का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोला पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके बोलने पर हम मान लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। देश का प्रधानमंत्री भी बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो हम नहीं मानेंगे।
किसके बोलने पे मानेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जाके 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गवर्नमेंट ने बनाया और बोला कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसको पैदा करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट बना देते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यही इंस्टीट्यूट होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बनाएगा और यही वो व्यक्ति होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इतना समझदार होगा, इतना पढ़ा लिखा होगा। हम इस व्यक्ति को इतनी सारे अग्नि की परीक्षाएं पार करने के बाद वो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा कि वो व्यक्ति अगर कह दे कि अकाउंट सही है तो हम मान लेंगे कि अकाउंट्स सही है। तो देखो यार, तुमको 12th में तुमसे फाउंडेशन के अंदर ही तुमको इतना कुछ पढ़ाया लिखाया जाता है, उसके बाद तुम इंटर में आते हो। इंटर अपने आप में एक समुंदर है, हर सब्जेक्ट अपने आप में एक समुंदर है। तुम अकाउंट्स का मंथन करते हो, टैक्स का मंथन करते हो, लॉ का मंथन करते हो, फाइनेंस का मंथन करते हो, एफएम पढ़ते हो, एवरीथिंग यू स्टडी। उसके बाद 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसमें तुम प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हो, फिर ओरिएंटेशन, फिर आईटीटी, फिर सीए फाइनल। सीए फाइनल में फिर अपने आप में वो एक अलग जर्नी है पूरा। और उसके बाद तुम क्या बनते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बोला भाई अगर कोई बंदा इतनी सारी परीक्षाएं को पार करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा और वो सीए कह देगा कि अकाउंट सही है तो हम मान लेंगे। तो रिलायंस ने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो मुकेश अंबानी ने बोला अरे ये जो अपना अनंत है, अपने ये जो अनंत बाबू हैं, अनंत अंबानी, तो अपना जो अनंत अंबानी है ये भी बड़ा पढ़ा लिखा समझदार है, इसको अपन सीए बनाते हैं। तो रिलायंस ने क्या किया, अनंत का एडमिशन सीए में करवा दिया और अनंत ने, भाई साहब अनंत ने एग्जाम क्लियर कर लिए, सीए बन गया, फाइनल में फर्स्ट रैंक भी ले आया, फाइनल में फर्स्ट रैंक भी ले आया। ठीक है, अब अनंत अंबानी कौन बन गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अनंत अंबानी कौन बन गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मुकेश भाई कह रहे हैं कि अरे अपना अनंत चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, अब अनंत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा, अनंत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा। ठीक है, अब अनंत अंबानी को कंपनी ने क्या बना दिया? ऑडिटर बना दिया। ठीक है, अब वहां पे अनंत अंबानी क्या कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके कह रहा है सब कुछ सही है। अब शेयर होल्डर्स भरोसा करेंगे कि नहीं? अब क्या तकलीफ है, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक कर रहा है। बोल रहा है अब यार वो तो घर का आदमी है, वो तो घर का आदमी है, तो हम कैसे मान लें, है ना, वो तो घर का आदमी है, हम कैसे मान ले? इसका मतलब खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट होना भी काफी नहीं है, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना काफी नहीं है, साथ में वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। साथ में वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो ओनली बीइंग ए सीए इज नॉट इनफ, द पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट एज वेल, द पर्सन शुड बी एथिकल एज वेल, द पर्सन शुड बी एथिकल एज वेल। तुम सोच के देखो भाई, एक ऐसा आदमी जो करेक्टर से चोर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाता है और उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? कंपनी से पैसे लेकर बता देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो वैसे आदमी का चेक करने से कुछ वैल्यू है क्या? नहीं। तो जो बंदा चेक कर रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होना ही चाहिए, नॉलेजेबल होना ही चाहिए, सीए की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, बट साथ ही साथ वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके चरित्र में, जिसके करेक्टर में कोई उंगली ना उठा सके। ही शुड बी ए पर्सन ऑफ टोटली क्लीन करेक्टर, ही शुड बी एन हॉनेस्ट पर्सन, ही शुड बी ए पर्सन विथ हाई इंटेग्रिटी एंड हाई इंडिपेंडेंस, he should be a person with high integrity and high independence, तब जाके सीए की वैल्यू है। अगर वैसा बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, जो ईमानदार भी है, जो इंडिपेंडेंट भी है, अगर वैसा बंदा कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तब हम मानेंगे,
वर्ण हम नहीं मानेंगे। इसीलिए आप देखना सब्जेक्ट का नाम क्या दिया है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम दिया है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, बिकॉज ऑडिट एंड एथिक्स गोज टुगेदर। कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑडिटर बनना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एथिकल होना भी है। इसीलिए आपको सिलेबस के स्टार्टिंग से ही इंटर में ऑडिट का नाम क्या दे दिया, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। और अब सीए फाइनल में जाओगे तो सीए फाइनल में आप देखोगे कि सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो सीए फाइनल में क्या नाम है, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। एथिक्स दोनों जगह है। और एथिक्स क्यों है दोनों जगह, बिकॉज सीए की वैल्यू तभी है अगर आप एथिकल हैं। अगर सीए एथिकल नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोनों चीजें चाहिए भाई। अगर आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हो तो इन दैट सिचुएशन आपको एक तो अच्छा ऑडिटर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉलेज हासिल करनी होगी जो आप कर ही रहे हो, और उसके साथ साथ आपको एथिकल भी बनना पड़ेगा लाइफ में। यू हैव टू बिकम एथिकल ऑल्सो, यू हैव टू बिकम एथिकल ऑल्सो। तो दैट इज वाई सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ठीक है, मतलब बोलते हैं कि अगर ये एथिक्स वाली चीज ऐड हो जाए ना ऑडिट के साथ, तो इस सीए कोर्स का जो वैल्यू है वो 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर वो एथिक्स वाली चीज हट जाए ना, तो जो सीए कोर्स की वैल्यू है वो एकदम नीचे जमीन में आके नीचे गिरेगी। सो दैट एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स कितना इंपॉर्टेंस है, एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है सीए के कोर्स में, इसके बारे में इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था सीए डे में। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था सीए डे में। और जिन लोगों ने देखा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है क्लास के बाद एक बार यूट्यूब में डालना नरेंद्र मोदी सीए डे स्पीच। नरेंद्र मोदी सीए डे स्पीच हो गया 3-4 साल, बट वो सीए डे का स्पीच बहुत पॉपुलर है, वो आज तक वायरल है। मतलब यूट्यूब में डालोगे तो वही आएगा कि पार्टिकुलरली नरेंद्र मोदी जी ने सीए डे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बहुत कुछ कहा था। ठीक है, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द यूज किए थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत ही तारीफ की थी। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द यूज करे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ले भी ली। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, उसके सिग्नेचर की वैल्यू प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा होती है। बिकॉज नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका जो सिग्नेचर है वो इतना वैल्युएबल है कि उसके सिग्नेचर पे हजारों लाखों लोग निर्भर करते हैं, विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला वहां पे कि एक डॉक्टर जो होता है वो पार्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल के हेल्थ का इलाज करता है। अगर डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट कर दिया तो क्या होगा, एक आदमी की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ऑडिटर ने गलत रिपोर्ट को साइन कर दिया तो हजारों लाखों इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाएगा और पता नहीं कितने लोग सुसाइड भी कर लें। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वहां पे, बोला पार्टिकुलरली मान लो ऑडिटर ने एक रिपोर्ट साइन कर दिया और ऑडिटर ने यह कहा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, और ऑडिटर ने भी बोला कि भाई जो भी कंपनी ने दिखाया है वो पूरा सही दिखाया है। इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने एग्जाम्पल लिया, बोला मान लो एक विधवा महिला है, उसने क्या किया, अपने जीवन भर की सारी सेविंग्स उस कंपनी में लगा दी क्योंकि ऑडिटर ने बोला था कि कंपनी अच्छा है। लेकिन बाद में कंपनी में फ्रॉड निकल गया, या कंपनी तो गलत थी, कंपनी के फाइनेंशियल्स तो वैसे नहीं थे। तो इन दैट सिचुएशन क्योंकि आपने गलत सिग्नेचर्स कर दिया बोल के आप सोच के देखो कि उस विधवा महिला का मतलब सारे की सारी जो लाइफ की पूंजी थी वो डूब गई। और ऐसी एक नहीं होंगे, ऐसे अनेक लोग होंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस कि आपको ऑडिटर तो बनना ही है, एक अच्छा ऑडिटर तो बनना ही है, बट साथ में क्या बनना है, एथिकल बनना है। बिकॉज योर सिग्नेचर कैरीज अ लॉट ऑफ वैल्यू, द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन यू, and it is very important
फॉर द सीएस टू बी एथिकल। ठीक है, और इसीलिए ताकि हम लोग एथिकल बन सके, पहले तो क्या था पता तुमको, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक मम्मी थी, आईसीएआई। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक मम्मी थी आईसीएआई, जो कहती थी कि बेटा एथिकल रहना है, बेटा ईमानदारी से काम करना है, बेटा तू एथिकल नहीं रहेगा तो हम तेरे खिलाफ एक्शन लेंगे। आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक मम्मी नहीं है, मम्मी के साथ साथ एक पापा भी हैं, और बहुत ही स्ट्रिक्ट पापा हैं। दैट इज नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी। अपने लॉ में पढ़ने वाले हो। आज के टाइम पे सीए की एक मम्मी नहीं है, मम्मी के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पापा भी हैं। नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी, कि अगर आप एथिकली काम नहीं करोगे तो नफरा के पास भी पावर है, वो भी आपको पनिश करेगा। अगर आप एथिकली काम नहीं करोगे तो नफरा के पास भी पावर है, वो भी क्या करेगा, आपको पनिश करेगा। और इन दिनों कितने देश के टॉप सीए फर्म्स हैं जिनके खिलाफ नफरा ने एक्शन लिया है, इंक्लूडिंग द बिग 4 सीए फर्म्स। तो ऐसे कितने सारे सीए फर्म्स हैं जिनके खिलाफ इन दिनों नफरा हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शंस। व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट बीइंग ethical. And that is why you can understand how important is the concept of ethics in the context of audit. ठीक है, तो अब देखना, अगर हम ऑडिट के डेफिनेशन की बात करें तो ऑडिट क्या है? ऑडिट क्या है? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या है? इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इट्स ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट्स ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट क्या है? इट्स ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो लिखना साथ साथ अब डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, तो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, क्या है ये? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या है ये? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। और किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसका? एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एंटिटी का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एंटिटी का। तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। ठीक है जी। तो ऑडिट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो गया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए एंटिटी। अब कौन सी एंटिटी? बोला कौन सी एंटिटी? सिर्फ एक जो प्रॉफिट कमाती है, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट कमाती है, सिर्फ उसी का ऑडिट होगा, या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट होगा? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट होगा। सिर्फ एक पब्लिक कंपनी का ऑडिट होगा या प्राइवेट कंपनी का भी होगा? प्राइवेट कंपनी का भी होगा। तो बोला गया ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statements of an entity irrespective, just a second, एक सेकेंड, whether profit making or not, whether
profit making or not, whether profit making or not, irrespective of its size and legal structure, irrespective of its size and legal structure. तो ऑडिट क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो गया किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its size and legal structure. अब ऑडिट करके अपन क्या करेंगे? ऑडिट करके क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. क्या करेंगे? ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. तो भाई पूरा वैल्यू तो तुम्हारे ओपिनियन की है कि अल्टीमेटली तुम क्या करोगे? ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे. तो विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन, विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन. तो ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its size and legal structure, with a view to express opinion. बिल्कुल सही. ठीक है. अब देखना यहां पे अलग अलग शब्द निकल के आ रहे हैं. पहला शब्द निकल के आ रहा है इंडिपेंडेंस. क्या निकल के आ रहा है? इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट के ऊपर पूरे एक इंडिपेंडेंस के ऊपर ना पूरा एक अलग से चैप्टर है. इंडिपेंडेंस के ऊपर वी हैव अ सेपरेट चैप्टर दैट इज टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिपेंडेंस. तो अपन एक सेपरेट चैप्टर देखने वाले हैं इंडिपेंडेंस के ऊपर. बट इसका जो सिंपल मतलब है, इसका जो वन लाइन मतलब है कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? नॉट बीइंग सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स. इंडिपेंडेंस का सिंपल मतलब क्या होता है? नॉट बीइंग सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स. कि भाई सिंपल सी चीज है, मैं जब ऑडिट करूंगा तो जो जैसा है मैं वैसा बताऊंगा. जो जैसा है मैं वैसा बताऊंगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो सही बताऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो गलत बताऊंगा. मैं किसी के मर्जी के का काम नहीं करूंगा, मैं किसी के अंदर काम नहीं करूंगा, मैं किसी के दबाव में आकर काम नहीं करूंगा, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं. तो मेरा जो ओपिनियन होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा. मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करूंगा. ठीक है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिपेंडेंस. दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया? नॉट बीइंग सबऑर्डिनेट, not being subordinate to the wishes of others. क्या मतलब हो गया इंडिपेंडेंस का? not being subordinate to the wishes of others. not being subordinate to the wishes of others. ठीक है ना? not being subordinate to the wishes of others. that is what we call as independence. कि भाई मैं किसी की मर्जी का मोहताज नहीं हूं. ठीक है ना? इसलिए कहते हैं ना कि वो दैट शादीशुदा जो मर्द होता है ना वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता, बिकॉज वो तो हमेशा क्या होता है? मर्जी का मोहताज होता है. तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया? नॉट बीइंग सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स. उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अब आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू नो वेरी वेल. दिस इज समथिंग दैट यू नो वेरी वेल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी चीजें आती हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनता है? एनुअली एक बार बनता है.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनता है? एनुअली एक बार बनता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है अपने को पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है अपने को पता है। ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी का, किसी भी एंटिटी का जिसका ऑडिट हो रहा है, किसी भी एंटिटी का जिसका ऑडिट हो रहा है। अब देखिएगा, खाली अपने को एक चीज देखनी है कि जिस एंटिटी की बात हो रही है, जिस एंटिटी की बात हो रही है, उस एंटिटी के लिए ऑडिट वॉलेंटरी है या मैंडेटरी है। क्या देखना अपने को कि जिस एंटिटी की बात हो रही है उसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलेंटरी है। तो कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट हो, चाहे बैंकिंग कंपनी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उनके लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है। ऑडिट होगा ही होगा, कंपलसरी है, ऑडिट होगा ही होगा, ठीक है। और ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक चीज और याद रखना, ऑडिट के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ऑडिट के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। करेंटली अपन जिस ऑडिट के एंगल से बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। करेंटली अपन जिस ऑडिट के एंगल से बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? एज पर लॉ। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? एज पर लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग काफी कंपनीज को ऑडिट कराना कंपलसरी है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, कि एज पर लॉ ऑडिट कराना होगा। और वो ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, ठीक है। तो एंटिटी में पार्टिकुलरली ये देखना है, चेक इफ ऑडिट इज मैंडेटरी और वॉलेंटरी। जैसे वॉलेंटरी किसके केस में हो गया? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF। तो वॉलेंटरी किसके लिए हो गया? इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, HUF हो गया। और मैंडेटरी किसके लिए हो गया? जैसे एग्जांपल कंपनीज। तो जैसे कंपनीज के लिए क्या होता है? ऑडिट मैंडेटरी होता है। लेकिन जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हो गई, तो वहां क्या हो गया? ऑडिट ऑप्शनल हो गया, ठीक है। तो ऑडिट तो किसी भी एंटिटी का हो सकता है, वैसी एंटिटी का भी हो सकता है जिसका ऑडिट मैंडेटरी एज पर लॉ था, या ऐसी भी एंटिटी का हो सकता है जो अपनी मर्जी से ऑडिट करा रही है, ठीक है। उसके बाद वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, प्रॉफिट मेकिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, irrespective of its size and legal structure and with a view to express opinion, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ओपिनियन, विथ ए व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन। तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो आता है ओपिनियन। अब अल्टीमेटली ऑडिटर को क्या करना है, मतलब तुम्हें क्या करना है? अब याद रखना, मैं ये इमेजिन कर रहा हूं एज ऑफ नाउ, अभी के अभी मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि तुम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल हैव क्लियर्ड योर CA एग्जामिनेशंस एंड नाउ यू आर द ऑडिटर, ठीक है ना। तो भाई तुम लोग सब CA, कोई ताली मार रहा था यार, अच्छे से मारो, तुम लोग सब CA बन चुके हो और अब तुमको रिलायंस का ऑडिटर घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो तुम सब CA बन चुके हो, रिलायंस का ऑडिटर तुम्हें घोषित किया गया है। अब देखना, जब तुम ऑडिट करोगे तो तुमको क्या करना है? ओपिनियन देना है। अब ओपिनियन में क्या दोगे? सिंपल सा चीज बताना ना, ओपिनियन में क्या दोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, यही तो बताओगे। तो ओपिनियन में क्या दोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत।
अब अंग्रेजी में क्या बोलें इसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, अब हमें तो अंग्रेजी में रिपोर्ट करना है, तो अब अंग्रेजी में क्या बोलें इसको, तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे ट्रू एंड फेयर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रू एंड फेयर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दैट इज whether the financial statement, yeah, represents a true and fair view of the state of affairs of the company। तो क्या बोलोगे इसी चीज को अंग्रेजी में, whether the financial statement represents a true and fair view of the state of affairs of the company। ठीक है, तो सरल हिंदी भाषा में क्या बोला अपन ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑडिट लैंग्वेज में क्या बोला, whether the financial statement represents true and fair view of the correct state of affairs of the company। ठीक है, अब सोचो कब बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, और कब बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। कब बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, कब बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, ऑडिट करके क्या, हाँ रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, कब बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, बिल्कुल सही बोला, किसने बोला कि सर अगर गलती नहीं होगी तो बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, किसने बिल्कुल सही बोला कि सर गलती नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, और गलती होगी तो क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। अब गलती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट, गलती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब अगर मिस स्टेटमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, और मिस स्टेटमेंट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, अब सोचो तुम किसका ऑडिट कर रहे हो, रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करते करते तुमको पूरी 1000 रुपए की गलती मिली, कितने रुपए की गलती मिली, 1000 रुपए की गलती मिली, और तुम अंबानी साहब को जाके बोल रहे हो, अंबानी साहब रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। अंबानी साहब बेहोश, क्या हो गया भाई, रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, कैसे, अंबानी साहब हमें पूरे 1000 रुपए की गलती मिली है। कितने की गलती मिली है, 1000 रुपए की गलती मिली है। अब तुम बताओ 1000 रुपए की गलती मिली है, तुम ये बोल दो कि रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। अंबानी साहब बोलेंगे सुनो, मेरा जो ड्राइवर है, ड्राइवर का जो बेटा है, उसको मैं 1000 रुपए का पॉकेट मनी दे देता हूं ऐसे डेली, तो 1000 रुपए की गलती में तुम क्या बोलोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। ये चिंदी चोरी वाले मिस स्टेटमेंट्स को पकड़ोगे क्या तुम, मतलब खाली गलती नहीं होना चाहिए, मटेरियल गलती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मटेरियल गलती होनी चाहिए, यानी खाली मिस स्टेटमेंट बोलना गलत बात है। तुम क्या बोलोगे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तब तुम बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, और अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है तो तुम क्या बोलोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। तो इस चीज का रिपोर्टिंग कैसे होता है, whether the financial statements are
free from whether the financial statements are free from, कौन से दो शब्द यूज करूं? material misstatements. Whether the financial statements are free from material misstatements. Whether the financial statements are free from material misstatements. ठीक है ना? ठीक है, तो whether the financial statements are free from material misstatements. अब तुम देखो एकदम कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो क्या बोला? ट्रू एंड फेयर. अब ट्रू एंड फेयर कैसे चेक करोगे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मटेरियल मिसस्टेटमेंट की सिंपल सी चीज है भाई, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ट्रू एंड फेयर नहीं है, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो ट्रू एंड फेयर है. एकदम सिंपल सी चीज है. अब एक चीज बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट का काम है. अब एक चीज बताना, अब तुम कब बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है? अब पहले मैंने तुमसे पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, फिर तुमने बोला कि सर गलती होगा तो बोलेंगे सही है, गलत नहीं है और उस तरीके से. अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कैसे बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, या कैसे बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां नहीं है? गलती का मतलब क्या हो गया? गलती का मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, कोई एंट्री मिस कर दिया हो, कुछ अमाउंट गलत हो गया हो. ठीक है, अब एक चीज बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का कोई ना कोई फ्रेमवर्क, कोई ना कोई तरीका होगा कि नहीं होगा? होगा. सोचो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का कोई भी तरीका, कोई भी फ्रेमवर्क नहीं होएगा, तो फिर तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई यूनिफॉर्मिटी रहेगा ही नहीं. कुछ कंपनीज किसी एसेट को करंट एसेट्स दिखा रही होंगी, कुछ कंपनी किसी एसेट्स को फिक्स एसेट्स दिखा, वो नॉन करंट एसेट्स दिखा रही होंगी. कुछ कंपनीज किसी एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रही होंगी, दूसरी कंपनीज उसी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा रही होंगी. मतलब अकाउंट्स बनाने में कोई यूनिफॉर्मिटी रहेगा ही नहीं. तो अकाउंट्स बनाने में अगर अपने को यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? देयर शुड बी अ सर्टेन फ्रेमवर्क, देयर शुड बी अ सर्टेन फ्रेमवर्क using which the financial statements will be prepared and presented. है कि नहीं? तो that is why अपने को क्या देखना होता है कि whether the financial statements are prepared as per financial reporting framework. क्या देखना होता है? Whether the financial statements are prepared as per financial reporting framework. अब एक चीज बताना, सुनो, जितनी अलग अलग प्रकार की कंपनीज होती हैं, हर कोई सेम फ्रेमवर्क यूज करता है क्या? अगर आज एक कंपनी की बात करें जो कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नड है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए वो कैसे बनाती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल 3 के हिसाब से. कैसे बनाती हैं? शेड्यूल 3 के हिसाब से. और साथ में इंड एएस भी लगता है उनके ऊपर, एएस लगता है, इंड एएस लगता है. जबकि अगर अपन बैंकिंग कंपनीज की बात करें, तो बैंकिंग कंपनीज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. उनके लिए भी शेड्यूल 3 होता है, बट अलग होता है वो. उनके ऊपर तो वहां पे इंड एएस लगता ही नहीं है, खाली एएस ही लगता है बैंकिंग कंपनीज के ऊपर. मतलब कहने का मतलब उनका फ्रेमवर्क अलग है. इंश्योरेंस कंपनीज की बात करो तो उनका फ्रेमवर्क भी अलग होगा. तो हर एंटिटी का फ्रेमवर्क अलग अलग हो सकता है.
तो अब तुम बताओ एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या रिपोर्ट करते हैं, whether the financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. Whether the financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. तो अब तुम देखना, ठीक है, अब तुम देखना फ्लो समझना, अब तुम देखना फ्लो समझना। तुमने ये रिपोर्ट किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं है। अगर तुम देखते हो एफआरएफ फॉलो नहीं हो रहा है, अगर तुम देखते हो एफआरएफ फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, उसके लिए एफआरएफ हमें गाइड करता है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, कि या तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करोगे या तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करोगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसेट। तो एफआरएफ हमें गाइड करता है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, बट डेप्रिसिएशन आपने गलत निकाला तो इसका मतलब आपने एफआरएफ फॉलो नहीं किया, यानी क्या हो गया, मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मान लो कौन से एसेट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करना है, कौन से एसेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करना है, ये बात हमें कौन बताता है, एफआरएफ। अगर आपने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन सही नहीं किया, इसका मतलब आपने एफआरएफ फॉलो नहीं किया। आपने एफआरएफ फॉलो नहीं किया मतलब आपने मिस स्टेटमेंट किया, और मिस स्टेटमेंट किया मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। समझ रहे हो? मान लो शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनी को जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं या जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं, जो भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उनको दिखाना पड़ता है अंडर ए हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर कंपनी ने वो हेडिंग नहीं दिखाया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी ने एफआरएफ फॉलो नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी ने मिस स्टेटमेंट्स की, मेटल मिस स्टेटमेंट्स, और उसका मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है। समझ रहे हो? शेड्यूल 3 के हिसाब से मान लो, शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनी को क्या करना पड़ता है, एज ए एडिशनल डिस्क्लोजर रेशियोज के बारे में डिस्क्लोज करना पड़ता है। कंपनी को कुछ रेशियोज के बारे में डिस्क्लोजर देना होता है, या फिर कंपनी को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में डिस्क्लोजर देना होता है। मान लो कंपनी ने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में डिस्क्लोजर नहीं दिया, इसका क्या मतलब है, एफआरएफ फॉलो नहीं किया। एफआरएफ फॉलो नहीं किया मतलब देयर इज अ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो समझ रहे हो, हर एक फ्रेज दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड। हर एक फ्रेज क्या है, दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इतना तो क्लियर है ओपिनियन तक? ओके, अब ओपिनियन में ही एक दो चीजें और ऐड करेंगे, फिर अपन एफआरएफ और मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखेंगे कि एफआरएफ क्या होता है, मिस स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज बताना मुझे, अब एक चीज बताना, यहां पे हमने क्या वर्ड यूज किया था, whether the financial statement reflects true and fair view। हमने क्या वर्ड यूज किया है,
ट्रू एंड फेयर। अब शब्द को पकड़ना, हमने क्या वर्ड यूज किया है? ट्रू एंड फेयर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड करेक्ट या फिर ट्रू एंड फेयर। तो हमने ट्रू एंड करेक्ट यूज क्यों नहीं किया? हमने ट्रू एंड फेयर क्यों यूज किया? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस होएगा? क्या डिफरेंस होगा फेयरनेस करेक्टनेस में? करेक्ट मतलब पूरा 100% करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। करेक्ट मतलब पूरा 100% करेक्ट, और फेयरनेस का मतलब फेयर, 80%, 90%, 95%, फेयर इनफ, फेयर इनफ। लेकिन करेक्ट का मतलब क्या हो गया? 100% करेक्ट। तो अगर हम ट्रू एंड करेक्ट यूज करते हैं ना, उस फ्रेज का क्या मतलब निकलता कि ऑडिटर 100% श्योरिटी देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। लेकिन हम जब ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब ऑडिटर क्या बोल रहा है? फेयर इनफ, फेयर इनफ। लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑडिटर बोल रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो दोनों शब्द में डिफरेंस है। हमने यहां यूज किया ट्रू एंड फेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑडिटर 100% एश्योरेंस नहीं दे रहा। ऑडिटर 100% एश्योरेंस नहीं दे रहा अबाउट द ट्रूथनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो सिर्फ बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ठीक है। अब आपके मन में आ सकता है, अब आज मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ कि ऑडिटर 100% एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं? अगर 100% एश्योरेंस देना ही नहीं था तो ऑडिट करवाई क्यों रहे हैं? किसी बच्चे का सवाल था, बोला सर अगर 100% एश्योरेंस देना ही नहीं था तो फिर ऑडिट कराई क्यों रहे हैं? फिर तो वो राम बाबू ऑडिट कर लेते। ठीक है ना, फिर तो वो राम बाबू ऑडिट कर लेते, तो फिर ऑडिटर से ऑडिट करा क्यों रहे हैं अगर 100% एश्योरेंस देना ही नहीं था? तो लॉजिकली आप सोचवर बताओ, क्या ऑडिटर इन रियल सेंस 100% सबसे पहले तो एश्योरेंस दे सकता है क्या? किन लोगों को लगता है कि सर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए 100% एश्योरेंस? क्यों नहीं देना चाहिए, ये क्या बात हुई? क्या बात है भाई, यहाँ तो बैच का हर एक बच्चा समझदार है। और किन लोगों को लगता है कि नहीं सर 100% एश्योरेंस मतलब जागती हो जाएगा बेचारे के साथ, नहीं दे सकते? हाथ करे करो। देखो भाई, मैं जब सवाल पूछ रहा हूं, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, और एमसीक्यू कंपलसरी होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है ना? ठीक है। तो क्या लग रहा है वहां पे कि ठीक है यार, ऑडिटर 100% एश्योरेंस तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता 100% एश्योरेंस? क्योंकि सिंपल, अब इन्होंने कहा कि ऑडिटर इसलिए नहीं दे रहा 100% एश्योरेंस की पूरा उसके ऊपर ना आ जाए। क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? पार्थ। तो भाई पार्थ के लिए तालियां। तो अगेन पार्थ ने क्या बोला? बोला सर ऑडिटर जो है ना, जो ऑडिटर है ना, वो ऑडिट किस चीज का कर रहा है? उस इंफॉर्मेशन का जो उससे प्रोवाइड किया गया है। वो तो वो बेचारा उसी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मान के ऑडिट कर रहा है। क्या पता मैनेजमेंट ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं और ऑडिटर को बोल दिया यही कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो उस सिचुएशन में ऑडिटर कैसे देगा 100% एश्योरेंस? ये तो एक पॉइंट हो गया, ये तो एक पॉइंट हो गया। और सोचो, अब अगेन प्रैक्टिकल इन्होंने क्या बोला कि सैंपल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखना एज ए ऑडिटर, अगर आप सोचोगे ना कि मैं 100% एग्जामिनेशन कर लूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो भैया रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो तो तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे वहीं पे।
तुम ऑडिट ही करते रह जाओगे अगर तुम 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने लग गए। टेक्निकली इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन है कि तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 100% चेकिंग कर सको। तो वो भी एक रिस्क है कि तुमने 100% चेकिंग करी नहीं है, तो बिना 100% चेकिंग किए तुम कंप्लीट एश्योरेंस कैसे दोगे? ठीक है। और क्या हो सकता है? एक चीज बताना, इंफॉर्मेशन किसने बनाया? मैनेजमेंट ने बनाया। अब जिस चीज के बारे में, जो चीज तुमने बनाई नहीं है, जो चीज बनाई किसी और ने है, तो तुम उस चीज के बारे में 100% एश्योरेंस कैसे दोगे? तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, और इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रू एंड फेयर। तो प्रैक्टिकली ऑडिटर जो एश्योरेंस देता है ना, उसको बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर कैन only give reasonable assurance and not absolute level of assurance. Auditor can only give reasonable assurance and not absolute level of assurance. और reasonable assurance का मतलब क्या होता है? Substantially high degree of assurance. Reasonable assurance का मतलब होता है substantially high degree of assurance, ठीक है ना? Substantially high degree of assurance. तो auditor can only give reasonable assurance and not absolute level of assurance, ठीक है ना? Not absolute level of assurance. और reasonable assurance का मतलब क्या होता है? Substantially high degree of assurance. मतलब auditor जो assurance दे रहे हैं उसका लेवल भी कम नहीं होता है, उसका लेवल भी अच्छा खासा होता है, बट वो 100% एश्योरेंस नहीं होता। वो 100% एश्योरेंस से थोड़ा सा कम होता है, वो 100% एश्योरेंस से थोड़ा सा कम होता है। अब जैसे कि वहां पे पार्थ ने, क्या नाम था आपका? पार्थ बताया था ना, जैसे कि पार्थ ने कहा था कि सर मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया सर। अब मान लो तुमको पता भी चल गया कि मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, और तुम मैनेजमेंट से मांग लोगे इंफॉर्मेशन। अब तुम्हारे मांगने के बाद भी अगर मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तब भी तुम क्या ही कर लोगे? तुम तो मांग ही सकते हो, उसके अलावा तुम क्या ही कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास वो, जैसे सीआईडी देखा होगा तुमने बचपन में, तो क्या तुम्हारे पास वो अभिजीत वाली या दया वाली पावर्स है क्या कि वो एकदम जोर से चटाक करके मारना, निकाल इंफॉर्मेशन? है तुम्हारे पास वो वाले पावर्स? नहीं। ऑडिटर क्या है, बेचारा भोला भाला, क्या करे भाई, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? तो ऑडिटर इसलिए क्या दे पा रहे हैं? सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस। और याद रखिएगा, जो ऑडिटर ओपिनियन देगा वो सिर्फ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर देगा। जो ऑडिटर ओपिनियन देगा वो सिर्फ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देगा, ना ऑडिटर पास्ट का एश्योरेंस देगा, ना ऑडिटर पास्ट के ऊपर कोई एश्योरेंस देगा, ना ऑडिटर कोई फ्यूचर के ऊपर एश्योरेंस देगा। Neither he is going to give any assurance about the past and neither he is going to give any assurance about the future. तो ऑडिटर जो ओपिनियन देगा वो किस चीज के ऊपर देगा? करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर देगा। देखना, अभी तक अपन सिर्फ ओपिनियन की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो ओपिनियन में क्या क्या समझ में आया? ओपिनियन में क्या क्या समझ के आया? सबसे पहले ऑडिटर को रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सीरियली तुमको लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एपीआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है? अगर नहीं है तो मिस स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? और उसके अकॉर्डिंग तुम क्या बोलोगे? ट्रू एंड फेयर। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। मतलब ट्रू एंड फेयर सबसे ब्रॉड शब्द है। ट्रू एंड फेयर सबसे ब्रॉड शब्द है। ट्रू एंड फेयर के अंदर सब कुछ आ जाता है। ट्रू एंड फेयर के अंदर चाहे हम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स की बात करें, हम चाहे एफआरएफ की बात करें, ट्रू एंड फेयर के अंदर सब आ जाता है। तो वो मास्टर वर्ड है, वो ब्रॉड वर्ड है। ठीक है। अब देखना, ऑडिटर या तो कंक्लूड करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। अब मैं खाली यही लिख रहा हूं बिकॉज अंडरस्टूड है कि ट्रू एंड फेयर मतलब वहां पे एफआरएफ वाला भी आ जाएगा, वहां पे मैटेरियल मिस स्टेटमेंट वाला भी आ जाएगा, वो अंडरस्टूड है। तो ऑडिटर या तो कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, या तो कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। ठीक है। तो ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, या तो कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। अब एक चीज बताना, अगर ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां नहीं है, देयर आर नो मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है ही नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी मॉडिफाई करने का नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू मॉडिफाई एनीथिंग। सो यहां पे ऑडिटर देता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ओपिनियन का नाम होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओपिनियन का नाम होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है जी, ओपिनियन का नाम होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और अगर हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, इसका मतलब मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो वहां हम नाम ओपिनियन देते हैं जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं अपन? मॉडिफाइड ओपिनियन। तो देखो, पूरा का पूरा ओपिनियन के बारे में जो भी अपन ने डिस्कस करी है, एक बार फ्लो को देखो कि फ्लो क्या बन रहा है, एंड आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, और किस तरीके से हर चीज आपस में कनेक्टेड है। ये कंक्लूजन स्टेज है कि ऑडिटर जो ओपिनियन देगा, या तो वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा या तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। और वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा या मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, ये ऊपर लिखे 3 बातों में डिपेंड करता है कि उसने क्या कंक्लूड किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से है या नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। वो उस चीज में डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो उस चीज में डिपेंड करता है। यहां तक एकदम क्लियर है? अब एक चीज बताना, सुनो, एक चीज बताना, पार्टिकुलरली तुमको कोई मिस स्टेटमेंट मिला, तुमको कोई मिस स्टेटमेंट मिला, तो सबसे पहली चीज, अगर तुमको कोई मिस स्टेटमेंट मिला, तो इन दैट सिचुएशन इमीडिएट बेसिस में तुम क्या करोगे? मॉडिफाइड ओपिनियन डाल दोगे क्या? सबसे पहले तुम ये देखोगे कि भाई जो मिस स्टेटमेंट मिला ना, वो मटेरियल भी है कि नहीं है। अगर मटेरियल ही नहीं है तो इग्नोर करोगे। वी आर नॉट कंसर्न विथ ऑल द मिस स्टेटमेंट्स। अब अगर तुमको मिस स्टेटमेंट मिला तो तुमने क्या देखा? सबसे पहले मटेरियल है कि नहीं है। क्या देखा? मटेरियल है कि नहीं है। ठीक है। अब अगर मटेरियल है तो क्या करें? रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दें, साइन कर दें?
तो सोचो लॉजिकली, भाई घर में तुम कोई गलती करते हो, बेटा कोई गलती करता है, तो माँ बाप सीधा निकाल देते हैं क्या, या गलती सुधारने का मौका देते हैं? गलती सुधारने का मौका देते हैं। तो प्रैक्टिकली तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे, क्या करोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट तुमने ये क्या किया, यहाँ पे गलती की है, मिस स्टेटमेंट की है, सुधार लो। फिर तुम्हारे बोलने पे मान लो मैनेजमेंट ने बोला थैंक यू मिस्टर ऑडिटर, थैंक यू मिस्टर ऑडिटर, धन्य हो आपका, आपने ये गलतियां हमारी सुधार दी, बता दिया हमें, और आपके बोलने पे हम इमिडिएटली क्या कर रहे हैं, इन गलतियों को सही कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लो डेप्रिसिएशन का फिगर एफआरएफ के हिसाब से 5 लाख आना चाहिए था, बट मैनेजमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से 3 लाख ही आया है। तो तुमने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने हाथों हाथ एडमिट किया, और मैनेजमेंट रेडी है करेक्ट करने को, और मैनेजमेंट ने करेक्शन कर दिया। अब तुम बताना, मैनेजमेंट ने करेक्शन कर दिया, मैनेजमेंट ने करेक्शन कर दिया, तो अब करेक्शन करने के बाद गलतियां बची क्या? करेक्शन करने के बाद तो गलतियां बची ही नहीं, तो मॉडिफाई करने की अब जरूरत है क्या? अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन, तुमने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट मैनेजमेंट ये मिस स्टेटमेंट है, सही कर दो। मैनेजमेंट ने बोला सही नहीं करेंगे, मैनेजमेंट ने बोला सही नहीं करेंगे, तो अब तुम क्या करोगे, मॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन याद रखना, सुनो, जो ऑडिटर है ना वो 1 नंबर का कंप्लेनिंग चाइल्ड है, ऑडिटर 1 नंबर का कंप्लेनिंग चाइल्ड है। घर में अगर मम्मी तुम्हारी बात नहीं मानती है तो क्या करते हो, किसके पास जाते हो, पापा के पास, पापा पापा मम्मी ने बात नहीं मानी। अगर घर में मान लो कोई और भी सीनियर व्यक्ति है, सपोज दादाजी हैं, तो अगर पापा ने बात नहीं मानी तो किसके पास जाते हो, दादाजी, पापा ने बात नहीं मानी, और फिर वो लोग भी बात नहीं मान रहे, तब तुम डिसाइड करते हो कि मेरे को क्या करना है। लेकिन पहले तुम कोशिश करते हो कि मैं सबको मना लूं, कहीं ना कहीं से अपनी बात निकलवा लूं। उसी तरीके से ऑडिट के दुनिया में भी, याद रखना, ऑडिट के दुनिया में भी अगर हम बात करें तो कंपनी होती है, एक कंपनी होती है, एक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो टॉप में बैठे हैं, मालिक हैं भाई सबके ऊपर। उसके बाद एक ऑडिटर्स होता है, देखना एक कौन होता है, ऑडिटर, ये बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये गंदा दिखने वाला, ये ऑडिटर होता है, जो तेरे आंख से सबको देख रहा है कि तुमने गलत तो नहीं किया। उसके बाद एक होता है मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये नॉर्मली जो मैनेजमेंट होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक और ऑथोरिटी होता है जिसको बोला जाता है दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। और ये जो अथॉरिटी होती है, ये हर एंटिटी में तुमको देखने को नहीं मिलेगा, ये तुमको बड़ी एंटिटीज में देखने को मिलेगा। नॉर्मली तुम अगर पब्लिक कंपनीज को ऑडिट कर रहे हो, लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट कर रहे हो, तुम अगर प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कर रहे हो, तो बहुत कम केसेस में ही तुमको देखने को मिलेगा। तो दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिसको बोलते हैं प्यार से TCWG, TCWG। अब ये TCWG कौन है, ये TCWG है बड़े दादाजी। ये TCWG कौन है, बड़े दादाजी। याद रखना, पापा बायस्ड हो सकते हैं, दादाजी बायस्ड नहीं होते। पापा बायस्ड हो सकते हैं, घर के जो एकदम सीनियर बुजुर्ग होंगे, दादाजी होंगे, वो बायस्ड नहीं होते, वो बिना बायस्ड हुए डिसीजन लेते हैं। तो ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो होती है ना, दिस इज ए मोर इंडिपेंडेंट बॉडी देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज ए मोर इंडिपेंडेंट बॉडी देन द
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक दिक्कत होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता। क्योंकि आप क्या देखोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सारे डायरेक्टर्स तो कंपनी के प्रमोटर्स ही होते हैं या उनके रिलेटेड पार्टीज ही होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो एक और इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी कंस्टिट्यूट किया जाता है जिसको बोलते हैं TCWG। और ये TCWG क्या करता है पता है इनका काम क्या है? ओवरसी करना फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओवरसी करना फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या तुम बोल सकते हो टू एक्सरसाइज इफेक्टिव सुपरविजन, टू एक्सरसाइज इफेक्टिव सुपरविजन ऑन द वर्किंग ऑफ BOD, टू एक्सरसाइज इफेक्टिव सुपरविजन ऑन द वर्किंग ऑफ BOD। ये ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ BOD, यानी ये BOD से ऊपर बैठा हुआ अथॉरिटी है, ये BOD से ऊपर बैठा हुआ अथॉरिटी है। तो नॉर्मली क्या होता है, मान लो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो चलो भाई अंबानी जी भी होंगे बट साथ में और भी बहुत लोग होंगे। लेकिन TCWG में क्या होगा, कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी होंगे और बाकी कुछ लोग बाहर के भी होंगे, न्यूट्रल भी होंगे, और ज्यादातर वो एक इंडिपेंडेंट लोग होंगे। तो दे विल बी ए मोर इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी। ठीक है। तो अब ऑडिटर को अगर गलतियां मिलेंगी वो किसको कम्युनिकेट करेगा? मैनेजमेंट को, BOD को। अगर मैनेजमेंट गलतियां सही नहीं करता तो वो कम्युनिकेट करेगा TCWG को। और TCWG भी अगर गलतियां सही नहीं करवाता तब जाके वो मॉडिफाई करेगा, तब जाके वो क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। समझ रहे हो? तो यहां पे फ्लो क्या बनेगा, यहां पे फ्लो क्या बनेगा? सबसे पहले मान लो व्हेन ऑडिटर, पहले एक काम करो, इतना नोट डाउन कर लो। ऑडिटर को देखो कैसे देख रहा है टेढ़ी आंखों से मैनेजमेंट की तरफ। और मुझे तो लगता है कि ऑडिटर पार्थ ही है जो इतना टेढ़ी नजरों से देख रहा है मैनेजमेंट का तरफ। ठीक है। हो गया यहां तक? तो देखना अब फ्लो क्या रहेगा। व्हेन ऑडिटर आइडेंटिफाइज मिस स्टेटमेंट, क्या करेगा सबसे पहले? वो क्या करेगा सबसे पहले? गलत बोल रहे हो? डिटरमाइन करेगा वेदर इट इज मटेरियल, डिटरमाइन करेगा वेदर इट इज मटेरियल, डिटरमाइन whether it is material। ठीक है। फिर मेटेरियल डिटरमाइन कर लिया, फिर क्या करेगा? कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड आस्क टू गेट इट करेक्टेड। कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड आस्क टू गेट इट्स करेक्टेड। अब दो चीजें होंगी देखो,
मैनेजमेंट करेक्ट्स या मैनेजमेंट डू नॉट करेक्ट्स। तो अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देता कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। और मैनेजमेंट अगर करेक्ट नहीं करती, मैनेजमेंट ने करेक्ट ही कर दिया ना, तब तो काम हो ही गया वहां पे। मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो अब क्या करोगे? कम्युनिकेट टू TCWG, कम्युनिकेट टू TCWG, स्टिल नॉट करेक्टेड, स्टिल नॉट करेक्टेड, क्या करोगे? मॉडिफाई, राइट, मॉडिफाई। स्टिल नॉट करेक्टेड तब क्या करोगे? मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दोगे। ठीक है, तो कम्युनिकेट टू TCWG एंड स्टिल नॉट करेक्टेड तो क्या करोगे? मॉडिफाई। अब देखना अगला कॉन्सेप्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो यहां पे ये दो शब्द ऐड हुए हैं, एक मटेरियल और एक मिसस्टेटमेंट। तो मटेरियल क्या होता है, मिसस्टेटमेंट क्या होता है? देखना, मटेरियल के बारे में फिलहाल मैं सिर्फ दो लाइनें लिखाऊंगा, बिकॉज मेटलिटी इज समथिंग कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ऑडिट का स्टैंडर्ड है, जिसमें कम से कम 2-2.5 घंटे जाने हैं। तो मेटलिटी के बारे में अभी सिर्फ बेसिक मतलब लिखाऊंगा मैं, और बाकी अपन डिटेल्ड में करेंगे बाद में। तो मेटलिटी का मतलब क्या होता है? मेटलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा है मेटलिटी मतलब समथिंग दैट इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट किसके लिए? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। मेटल किसके लिए? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो मेटलिटी का मतलब होता है समथिंग दैट इज सो सिग्निफिकेंट that it may affect the decision of users of financial statement. तो मेटलिटी मतलब something that is so significant that it may affect the decision of users of financial statements. तो मेटलिटी का मतलब क्या होता है? something very significant, that can influence the decision of users of financial statement. Something very significant that can influence the decision of users of financial statement. अब 1000 रुपए की गलती वो रिलायंस वाली, तो यार वो 1000 रुपए की गलती से किसी को फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क नहीं पड़ना, कोई यूजर का डिसीजन चेंज नहीं होना, तो वो इमैटेरियल था। तो मेटलिटी का मतलब क्या हो गया? समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन
ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरी चीज आती है कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है। मिस स्टेटमेंट क्या होता है। मिस स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब व्हेन वी टॉक अबाउट मिस स्टेटमेंट, देखना अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको मिस स्टेटमेंट के ना डिस्कशन में 4 एग्जांपल्स दिए थे। पहले एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन वाला, तो वहां पे गलती कहां पे थी, अमाउंट पे। दूसरा आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, वहां गलती कहां था, क्लासिफिकेशन में, वो भी मिस स्टेटमेंट था। तीसरा मैंने आपको गलती दिया था, गलती बताई थी कि मान लो कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो हेड है उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम नहीं देकर कुछ और दे दिया, तो वहां मैंने क्या गलती बताई थी, प्रेजेंटेशन में, वो भी एक मिस स्टेटमेंट था। और मैंने एक और एग्जांपल लिया था कि कंपनी ने रेशियोज का डिस्क्लोजर नहीं दिया, या कंपनी ने कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो वहां गलती किस चीज में था, डिस्क्लोजर्स में। तो यानी मिस स्टेटमेंट 4 चीजों में हो सकता है, अमाउंट में, प्रेजेंटेशन में, क्लासिफिकेशन में, डिस्क्लोजर में, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट मतलब गलतियां 4 चीजों में हो सकती है, अमाउंट में, प्रेजेंटेशन में, क्लासिफिकेशन में एंड डिस्क्लोजर में, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, मिस स्टेटमेंट मतलब डिफरेंस इन APCD, डिफरेंस इन APCD, डिफरेंस इन APCD, APCD। ए बोले तो अमाउंट, पी बोले तो प्रेजेंटेशन, सी बोले तो क्लासिफिकेशन एंड डी बोले तो डिस्क्लोजर। ए बोले तो अमाउंट, पी बोले तो प्रेजेंटेशन, सी बोले तो क्लासिफिकेशन एंड डी बोले तो डिस्क्लोजर। डिफरेंस ये 4 चीजों में है, बट डिफरेंस किस चीज से है, रिक्वायरमेंट ऑफ FRF से। डिफरेंस किस चीज से है, रिक्वायरमेंट ऑफ FRF से। तो एज रिक्वायर्ड बाय FRF वर्सेस एक्चुअली रिपोर्टेड, एज रिक्वायर्ड by FRF versus actually reported, as required by FRF versus actually reported, ठीक है ना। तो as required by FRF versus actually reported। तो डिफरेंस इन APCD एज रिक्वायर्ड बाय FRF वर्सेस एक्चुअली रिपोर्टेड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट। तो 4 चीज कि ये 4 में कुछ डिफरेंस रहेगा। तो जैसे डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिया, अमाउंट वाला, फिर प्रेजेंटेशन वाला, क्लासिफिकेशन वाला, डिस्क्लोजर वाला। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एनी डिविएशन फ्रॉम FRF इज अ मिस स्टेटमेंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एनी deviation from FRF, any deviation from FRF, ये क्या है, मिस स्टेटमेंट है। any deviation from FRF क्या है, मिस स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो any deviation from FRF क्या है, मिस स्टेटमेंट है। तो अभी तक आपने कितने कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहले आपने देखा ऑडिट क्या होता है, सबसे पहले अपन ने देखा ऑडिट क्या होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट 1। फिर इसके अंदर इंडिपेंडेंस था, चेक एंटिटी था। ओपिनियन को कॉन्सेप्ट नंबर 2 काउंट कर लेते हैं। फिर ये जो